आज दुख इस बात का होता है कि हम इस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, सुना हमने ज़रूर है। हम दिल्ली मुंबई में बेशक हो सकता है हम अपने फूलदेई हरेला या और अन्य त्योहारों को मनाते हैं, उत्तरायणी, किंतु फिर भी इसके मूल कारण को हम अभी समझना हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी एक दिक्कत जो अभी जल की आई है, अगर हम चर्चा करें कि ये आधा क्यों रह गया, जबकि हमारे पूर्वज जो है इसको पूरा लबालब भर के इवन इसके बाहर आता हुआ छोड़ के गए। हम्म। तो उसके पीछे कारण जो रहा, एक तो जागरूकता की कमी। हम्म। जागरूकता की कमी का मतलब यह है कि ठीक है, आज भी आप नौले में जाएंगे तो आपको ऐसे ही कोई घुसने नहीं देगा कि आप चप्पल पहन के वहाँ चले जाएं या फिर आप वैसे करें। लेकिन दूसरा जो एक अनियंत्रित विकास हुआ, हम्म। उसके करके भी काफ़ी नुकसान हमारे इस पर्यावरण को कह लीजिए या हमारे जल जंगल ज़मीन और जीवन को हुआ है। हम्म। और वो इस तरह से है कि जैसे मैं आपको अल्मोड़ा का उदाहरण देता हूँ। तो अल्मोड़ा में कसार देवी का जो जंगल है, उसकी तलहटी में बसता है एनटीडी। अब यह एनटीडी जो है यहाँ पर पे आपने बेतहासा जो है विकास कर दिया। मतलब उस एरिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया। और कंस्ट्रक्शन ठीक है, कंस्ट्रक्शन होने को मैं मना नहीं करता, लेकिन कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ा ख़राब है। अब वो कंस्ट्रक्शन जब हुआ तो उसने वहाँ के जो पैसेजेस थे, यानी कि जो जहाँ से वो कैनाल आ रही थी उसको जो है, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका संवेदनशील। संवेदनशील है। तो वहाँ पर पे से जो है वो पैसेज जो हैं या फिर वो जो हमारे जो रास्ते थे वो बंद होने शुरू हो गए, जिसके करके कि आपका अल्मोड़ा शहर के लिए पानी की एक बड़ी किल्लत आ गई। हम्म। आबादी बढ़ी तो पानी की डिमांड भी बढ़ी, लेकिन साथ में ये वाले जो कारण थे ये बहुत ज़्यादा हो गए। तो अनियंत्रित और अवैज्ञानिक रूप से जिसका जहाँ मन आया उसने वहाँ पर पे अपना मकान बनाया, और वो भी पक्का कंस्ट्रक्शन, यानी कि सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन। वरना अगर आप देखें पुराना अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में आपके पाल के मकान होते थे, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो लाइफ की, कि कई लोग दुहाई देते हैं कि जी साहब इसकी लाइफ जो है वो 20 वर्ष या 25 वर्ष है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 25 वर्ष चले, मैं मान लिया कि कंक्रीट की दीवार के कंक्रीट के मकानों की वर्ष वो हैं, लेकिन पाल के मकान भी आपके 15 साल तक चल ही जाते हैं। हम्म। और साथ में वो आपके पर्यावरण के लिए को पोषण करते हैं, ना कि उसका दोहन करते हैं। हम्म। तो इसलिए हमें जो है इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से अपने, अगर यदि नौलों को बचाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। तीसरी बात, अब हर गांव जो है वो उसको हमें जोड़ना भी है, क्योंकि विकास भी चाहिए, तो हमें उसे रोडों से उसको पूरा कनेक्ट करना है। किंतु होता क्या है, रोडें ऐसी जगहों से बना दी जाती हैं जिसके पास से हो सकता है कि वो नौलों का पैसेज जा रहा है। तो वो जो नौला है वो उसके पैसेज जो है वो टूट गए और वहाँ से रोड बन गई, और पता लगा उसके करके नीचे के कोई गांव जो है वो पूरा का पूरा प्यासा रह गया, और उसके करके भी एक पलायन हो रहा है। तो अतः मेरा एक विनम्र निवेदन ये भी है कि आप पहले इन सब चीज़ों को भी समझें कि विकास के अंधी दौड़ में नहीं बढ़ना है। हमें जो है थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो अवैज्ञानिक थे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि जितनी बात मैंने आपको बताई है, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें उतनी इंजीनियरिंग नहीं आती जितनी हमारे पूर्वजों को इंजीनियरिंग आती थी। तो उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से जो है इन सब चीज़ों का संवर्धन एवं संरक्षण किया है। तो हमें उस परंपरा को बरकरार रखना पड़ेगा, अन्यथा ये ग्लास और छोटा होते चले जाएगा। तो अगर मैं, आपने जो अभी बातें कही उसको संक्षेप में कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में क्या हमें विकास चाहिए? जी हाँ, विकास चाहिए, लेकिन हमें विकास जल जंगल और ज़मीन के मूल्य पर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनके मूल्य पर विकास करेंगे तो जीवन नहीं रहेगा, फिर हम वो विकास किसके लिए करेंगे? हमें एक वैज्ञानिक रूप से अपनी परंपराओं को संरक्षण करते हुए विकास चाहिए।
तो आगे बढ़ते हुए अमित जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो ये लगातार जितने भी जल के स्रोत हैं, जी जो आपने अभी बताया कि लगातार सूखते जा रहे हैं, और पहाड़ के कई शहरों, कई गांवों पर पानी की एक विकट समस्या आन पड़ी है, जिसमें आपने ये भी जोड़ा कि पानी की इस कमी के कारण भी पलायन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम लोग इन पानी के अपने जो स्रोत हैं, पानी के जो जितने भी हमारे नौले या खाल हैं, तो हम इनका संवर्धन या संरक्षण कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसको साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिक भाषा में बोलूं, तो किस तरह से हम इन पानी के सोर्स को रिचार्ज कर सकते हैं ताकि हम जल, जंगल, जमीन को बचाकर जीवन को बचा सकें? तो देखिए, मैंने काफ़ी सारी जो है इस पे स्टडी की है, क्योंकि मैं भूगर्भीय विज्ञान का छात्र नहीं रहा हूँ, यानी जियोलॉजी का मैं छात्र नहीं रहा हूँ, किंतु इसमें एक जियोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो होता यह है कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मतलब आपको देखना पड़ता है, माना मेरा गांव है और मेरे गांव के नौले सूख गए हैं या उसमें पानी जो है वो कम आ रहा है, तो इसके पहले तो मुझे मूल स्रोत ढूंढना है कि ये नौले आ कहाँ से रहे हैं। उसके बाद उसमें कुछ जियोलॉजी के हिसाब से आपको वहाँ की चट्टानों के बारे में एक स्टडी करनी पड़ेगी कि ये चट्टान किस तरीके की हैं। तो चट्टानें भी मूलतः 4 या 5 तरीके की होती हैं, उसके आधार पर पे ही हम उन चट्टानों के हिसाब से एक पूरी केस स्टडी बनाते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, करीब 15 या 20 दिन। उसके बाद फिर हम आगे का प्लान तैयार करते हैं। अब आगे के प्लान में ये रहता है कि हमें उन चट्टानों के ऊपर या तो हमें खाल बनाएं या हम एक पोखर बनाएं। खाल मतलब थोड़ा बड़ा हिस्सा, पोखर एक कंटूर्स वगैरह टाइप के हमने बनाए, और प्लांटेशन करें। किस और पे प्लांटेशन ज़्यादा करें, कहाँ पर पे हमें खाल बनाना है, ये पूरा एक वैज्ञानिक विधि है। और मैं चूँकि अब आज की डेट में बहुत सारे हमारे पहाड़ के लगभग हर गांव में आपको एक ना एक इंजीनियर अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड ने काफ़ी सारे इंजीनियर देश विदेश को दिए हैं। तो मेरी इस मंच के द्वारा ये भी आप लोगों से विनम्र निवेदन है अपने इंजीनियर भाइयों से कि कृपया अपना पहाड़ को भी देखें, थोड़ा बहुत वहाँ पर पे भी समय बिताएं और इस सब की चीज़ों पर पे भी स्टडी करें, क्योंकि मूल को अगर आप भूलेंगे तो पत्तों में पानी डाल करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मूल अगर आपका कटा तो आप समझ लीजिए आप भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैज्ञानिक रूप से पहले वहाँ पर पे कि रॉक वगैरह की स्टडी करनी पड़ती है, और पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पर पे आपके वो मूल जो है चट्टानें हैं, और वो किस तरह की चट्टानें हैं और उनमें किस तरह के फ्रैक्चर्स हैं। जनरली अगर मैं टेक्निकल भाषा बोलूँ तो फ्रैक्चर की स्टडी करनी पड़ती है रॉक्स की, जिसके द्वारा कि ये पानी रिस के यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद हम जो है उस पर पे एक सॉलिड वर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि हम उन नौलों को पुनः रिचार्ज कर सकते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जिसमें कि पुनः जो है आपका नौले रिचार्ज हुए हैं, और उससे और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने एक मतलब माना कि एक गांव है, उस गांव में 2 या 3 नौले हैं। ठीक है, 2 तो 10 साल या 15 साल पहले ही सूख गए थे, और ये वाला भी नौला या तो सूख गया है या ये सूखने की कगार पे है। खासकर गर्मियों के सीज़न में कि 2 या 3 महीने तो बहुत ज़्यादा विकट समस्या आती है। उस समय पे जब उस पर काम हुआ है तो उन कामों में ये देखा गया है कि जब इस वाले के लिए हमने काम किया तो पता लगा बाकी के जो 10 या 20 साल से हमारे नौले जो हैं सूखे हुए थे या ख़त्म हो चुके थे, वो भी पानी देना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरीके का हमारे यहाँ जो है मतलब वैज्ञानिक आधार पे अगर हम उसके थोड़ा बहुत स्टडी करें, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी उसमें इस्तेमाल करें, थोड़ा हाइड्रोलॉजी वगैरह हमें देखनी पड़ेगी, तो हम आराम से ये काम कर सकते हैं। हमने से किया है। हाँ, इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग का काम लगेगा, लेकिन असल काम उस गांव का ही है। मतलब लोकल को लिए बिना हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपना वास्तव में गांव का संवर्धन करना है, आपको वास्तव में अपनी संस्कृति से प्यार है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अमित जी, इस बात में मैं आगे कुछ ये बातें जोड़ना चाहता हूँ
कि हमारे उत्तराखंड में रुड़की में एक जी हाइड्रोलॉजी विश्व स्तरीय कॉलेज, और उसमें भी आईआईटी रुड़की की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें भी हाइड्रोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जी, जो आपको उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग जानकारियां प्रदान कर सकता है, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने उस क्षेत्र के वातावरण या और उस क्षेत्र की जमीन से जुड़े हुए बहुत सारे आंकड़े ले सकते हैं, ताकि आप उसको अलग अलग तरह से संवर्धित कर सकें। यही नहीं, इसके अलावा हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट भी है हिमालयन रिसर्च पे, जिस पे उन्नत तरह की रही हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या आई कि उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर रिपोर्टें लिखी। अगर आप देखें उन रिपोर्टों को तो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर लिखी। अब एक कॉमन मैन जो 10 या 12 तक पढ़ा है उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, किंतु एक इंजीनियर, यद्यपि हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे वो सीएस से हो, वो उनको पढ़ के समझ कर अपने एरिया का हिसाब लगा कर कि फ्रैक्चर की स्टडी वगैरह करके जो है ये काम कर सकता है, और फिर आसान शब्दों में अपने गांव के लोगों को समझा सकता है। जी जी। तो पहल हमें स्वयं को करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि हमारे नेता लोग या राजनीतिज्ञ लोग इस पे कुछ करेंगे या कोई एनजीओ आके करेगी, तो क्षमा करें कि ये संभव नहीं है। 20 साल हमने भी देख लिया है, उससे उल्टा नुकसान ही हो रहा है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन केवल हमारे पूर्वज ही दे सकते हैं। जैसे कि हमारे जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया कि उन्होंने पेयजल योजना दे दी। अब पेयजल योजना में 1-2 साल तो आपका पानी आया, आप खुश रहे कि आपके घरों में नलों में पानी आ रहा है, आपको कहीं दूर जा कर के पानी नहीं भरना पड़ रहा है। किंतु 2-3 साल बाद आपको पता लगा कि अब इसमें पानी ही नहीं है, खासकर गर्मियों का जो सीजन आता है। तो अतः अगर आग आपके घर पे लगी है तो बुझानी भी आप ही को पड़ेगी। आप सोचें कि कोई पड़ोस बाहर का व्यक्ति आकर के उसको बुझाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बाहर का व्यक्ति आकर तो उसमें हाथ सेकेगा जी। तो दगड़ियों, मैं यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान संसाधनों पे नहीं बल्कि इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर जनता की इच्छा शक्ति हो तो वो दबाव सरकारों पे बना सकती है, और सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो फिर हमारे गाँव की, हमारे जल जंगल जमीन की काया पलट हो सकती है। बिल्कुल। जिस सपने को लेकर हमने उत्तराखंड का निर्माण किया, उस सपने को हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी भागीदारी उनकी है जो लोग उस जगह से जुड़े हुए हैं। जी। अभी आपने देखा अमित जी ने जो अलग अलग तरह की जानकारियां दी, मुझे लगता है ये जानकारी इतनी अवश्य है कि आप सब लोग इससे खुद जागरूक हो सकें और अपने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर सकें। जी। हमारा प्रयास इस क्षेत्र में जारी रहेगा और भविष्य में हम इस तरह की चर्चाएं आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी इस चर्चाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करें, क्योंकि हमारा ये जो प्रयास है ये एक तरह का आंदोलन है। जी। तो इस आंदोलन के आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और ये जो हमारा आंदोलन है इसमें अपनी भागीदारी दीजिए। तो हम अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नारायण 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 नारायण।